श्रोताओं का स्वागत है। आज हम कुछ बिल्कुल अलग-अलग से लगने वाले विषयों की गहराई में उतर रहे हैं। जी। एक तरफ तो शहरों में ये आवारा कुत्तों का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है। हाँ, बढ़ता हुआ मुद्दा है ये। बिल्कुल। और दूसरी तरफ बिहार चुनाव में वोटर टर्नआउट के कह सकते हैं चौंकाने वाले आंकड़े। हाँ, वो तो है। और फिर हम पर्यावरण और स्थिरता की दुनिया की तरफ भी चलेंगे, मतलब क्लीन टेक्नोलॉजी, पानी कैसे बचाएं और ग्रीन फाइनेंस यानी पर्यावरण के कामों के लिए पैसा। हाँ, ये सब जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। वही। अब सवाल ये है कि इन सब बिखरे हुए विषयों को एक साथ क्यों देख रहे हैं। मकसद है ये समझना कि इन सब मामलों में, वो चाहे गली का कुत्ता हो या वोटिंग बूथ हो या फिर फैक्ट्री की चिमनी, जानकारी मतलब ठोस तथ्य और आंकड़े। हाँ, डेटा। हाँ, डेटा वो कितना जरूरी है। ये आंकड़े हमें न सिर्फ प्रॉब्लम की तस्वीर दिखाते हैं, बल्कि कभी-कभी सही आंकड़ों की कमी वो हमें कैसे गुमराह कर सकती है, ये भी समझाते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज हम इन्हीं स्रोतों से मिले जो भी तथ्य हैं, जो विश्लेषण हैं, उन्हीं को सामने रखेंगे। अच्छा। कोशिश यही रहेगी कि इन जटिल मुद्दों को थोड़ा आसान भाषा में समझें और देखें कि ये आंकड़े हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। मतलब कहाँ तस्वीर साफ है और कहाँ भी और जानकारी की जरूरत है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जानकारी की पड़ताल। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया निर्देश की जो आवारा कुत्तों को लेकर आया है। जी। कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं और कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ कदम उठाने को कहा है। जी हाँ, निर्देश काफी स्पष्ट है। खासकर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, खेल के मैदान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन जगहों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाने के लिए कहा गया है। अच्छा। और प्रक्रिया यह है कि 2023 के एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं, उनके तहत इन कुत्तों की नसबंदी हो, टीकाकरण हो, टर में रखा जाए। मतलब ये सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर दिया गया निर्देश है। और इसमें खास बात ये भी है ना कि कोर्ट ने कहा है कि इन कुत्तों को पकड़ने के बाद वापस उसी इलाके में नहीं छोड़ना है। हाँ बिल्कुल, ये शायद पहले की व्यवस्था से थोड़ा अलग है। हाँ। ताकि ये जो संस्थागत क्षेत्र हैं वो सच में कुत्तों से मुक्त रह सकें। ये एक अहम बदलाव है, कह सकते हैं। अच्छा। इसके साथ ही कोर्ट ने एक और चीज पर ध्यान दिया है, सड़कों पर घूमने वाले मवेशी और दूसरे आवारा जानवर, उनसे होने वाली दुर्घटनाएं। हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी। तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI और जो बाकी संबंधित अधिकारी हैं, उनको हाईवे से इन जानवरों को हटाने का निर्देश दिया गया है। और इसमें भी शायद कोई टाइमलाइन है। हाँ, और देखिए, आंकड़ों और जवाबदेही का पहलू यहाँ भी है। स्थानीय निकायों को 8 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है कि उन्होंने क्या कदम उठाए। अच्छा, 8 हफ्ते। हाँ, इसी रिपोर्ट से पता चलेगा कि भाई जमीनी स्तर पर काम हुआ भी या नहीं। डेटा यहाँ भी जरूरी है। सही बात है। चलिए अब नागरिक मुद्दों से चुनावी मैदान की तरफ चलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोटर टर्नआउट यानी मतदान प्रतिशत, उसमें काफी बड़ा उछाल देखने को मिला। हाँ, ये आंकड़ा वाकई दिलचस्प है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि मतदान करीब 64.7% रहा। 64.7%। ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये इसलिए ध्यान खींचता है क्योंकि पिछले 4 चुनावों में, मतलब विधानसभा और लोकसभा मिलाकर, इन्हीं इलाकों में औसत मतदान 55-56% के आसपास ही रहा था। अच्छा, तो ये तो लगभग 9% की बढ़ोतरी हुई। हाँ, लगभग 9%। ये एक बड़ा संकेत तो है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि इस बार रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या वो पिछले आम चुनाव के मुकाबले कम हो गई थी। हाँ, ये भी एक पेंच है। 3.88 करोड़ से घटकर 3.73 करोड़ हो गई थी रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या। लेकिन वोट डालने वालों की असल संख्या बढ़ गई। एग्जैक्टली। 2.15 करोड़ से बढ़कर करीब 2.42 करोड़। मतलब कम वोटर, फिर भी ज्यादा वोट। ये आंकड़ा अपने आप में एक पहेली जैसा है ना। बिल्कुल। और जैसा कि चुनावी आंकड़ों के साथ अक्सर होता है, इसकी व्याख्याएं भी अलग अलग हो रही हैं। हाँ, वो तो होगा ही। सत्ताधारी दल कह रहा है कि ये उनकी कल्याणकारी योजनाओं का असर है, लोग उनके साथ हैं। वहीं विपक्ष कह रहा है कि नहीं जी, ये तो सरकार के खिलाफ लहर है, लोग बदलाव चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, और कई स्टडीज भी ये बताती हैं, कि सिर्फ टर्नआउट के आंकड़ों से कोई पक्का नतीजा निकालना वो मुश्किल है। मतलब ज्यादा वोटिंग का मतलब हमेशा सत्ता विरोधी लहर नहीं होता। नहीं, जरूरी नहीं। विधानसभा चुनावों में तो खासकर ऐसा देखा गया है कि बढ़े हुए मतदान और सत्ता विरोधी या सत्ता समर्थक लहर के बीच बहुत कमजोर सा रिश्ता रहा है। तो फिर इन आंकड़ों का क्या मतलब निकाला जाए? क्या हमें और जानकारी चाहिए, जैसे कौन वोट दे रहा है? बिल्कुल सही सवाल है। जैसे अगर ये पता चलता कि महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया, तो क्या ये उन कैश ट्रांसफर योजनाओं का असर हो सकता है जो चुनाव से ठीक पहले आई?
हाँ, हो सकता है। या अगर युवाओं ने ज्यादा वोट दिया तो क्या ये रोजगार जैसे मुद्दों पर उनकी बेचैनी दिखाता है? ये सब सवाल उठते हैं। लेकिन ये जानकारी है हमारे पास। यही तो दिक्कत है। अगर हमारे पास वोटरों की उम्र या लिंग के हिसाब से आंकड़े होते तो शायद हम ज्यादा गहराई से विश्लेषण कर पाते, पर चुनाव आयोग ने अभी ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए हैं। ओह। तो फिलहाल ये सब अटकलें ही हैं। हाँ, एक बात जरूर लगती है कि वोटिंग लिस्ट को लेकर जो बहस हुई थी वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया, हाँ, काफी हंगामा हुआ था उस पे। और विपक्ष ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली उससे शायद लोगों में अपने वोट के अधिकार को लेकर जागरूकता जरूर बढ़ी। ये मुमकिन है। ये फिर दिखाता है कि आंकड़ों की पारदर्शिता, मतलब कौन वोट दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये सब जानना लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है। अधूरे आंकड़े सिर्फ अटकलों को हवा देते हैं। सही कहा। अधूरे आंकड़ों की पहेली से निकलकर अब हम चलते हैं द हिंदू सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 की चर्चाओं की ओर। यहाँ आंकड़े तो बहुत हैं, पर सवाल ये है कि क्या हम उनका सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। शुरुआत करते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी यानी साफ सुथरी तकनीक से। स्थिरता की राह पर तकनीक कैसे मदद कर सकती है और इसमें क्या चुनौतियां हैं? समिट में विशेषज्ञों ने इसी बात पर जोर दिया कि भाई सिर्फ नई तकनीकें बना लेना काफी नहीं है। हाँ, वो तो है। उन्हें अपनाने में जो दिक्कतें आ रही हैं उन्हें दूर करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, लोगों को उन तकनीकों को इस्तेमाल करने का हुनर सिखाना, मतलब स्किल डेवलपमेंट। ठीक है। और दूसरा, समाज को साथ लेकर चलना, यानी सामाजिक भागीदारी। तकनीक तभी कामयाब होगी जब लोग उसे चलाना जानते हों और समाज उसे अपनाने को तैयार हो। कम कार्बन उत्सर्जन वाले भविष्य के लिए ये बहुत अहम है। और इसमें रिसर्च करने वालों और इंडस्ट्री यानी उद्योग जगत की क्या भूमिका है? क्या ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं या यहाँ भी कोई गैप है, मतलब लैब की चीजें मार्केट तक पहुँच रही हैं? हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। पैनलिस्ट का मानना था कि रिसर्च लैब और फैक्ट्री के बीच एक पुल बनाने की जरूरत है। अक्सर अच्छी तकनीकें लैब में ही रह जाती हैं। हाँ, ये होता है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII जैसे संगठन कोशिश कर रहे हैं। उनका एक प्रोग्राम है ASCEND। अच्छा। जो हर साल कुछ नए स्टार्टअप्स को इंडस्ट्री के साथ जोड़कर उन्हें कामयाब बनाने में मदद करता है। लगभग 10-15 स्टार्टअप्स हर साल। ये तो अच्छी पहल है। हाँ, लेकिन साथ ही स्टार्टअप्स को भी सिर्फ तकनीक बनाने से आगे सोचना होगा। उन्हें समझना होगा कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए और कैसे उनकी तकनीक बड़े पैमाने पर काम आ सकती है। मतलब इंडस्ट्री के इकोसिस्टम के लिए तैयार होना होगा। सही बात है। अच्छा, हवा को साफ रखने या उत्सर्जन कम करने के लिए क्या कुछ ठोस तकनीकों का भी जिक्र हुआ? मतलब कुछ ऐसे उदाहरण जो आम लोगों को समझ आ सके। हाँ, बिल्कुल। IIT मद्रास के प्रोफेसर शिव नागेंद्र ने कुछ व्यावहारिक उदाहरण दिए, जैसे शहरों में हवा साफ करने के लिए बड़े एयर प्यूरिफायर लगाना। अच्छा। या सड़कों की धूल साफ करने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें इस्तेमाल करना। उन्होंने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों की बात भी की। ये स्टेशन सिर्फ ये बताएंगे कि हवा कितनी खराब है, मतलब आंकड़ा देंगे, हाँ। बल्कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके प्रदूषण कंट्रोल करने के कदम भी उठाए जा सकते हैं। यानी आंकड़ों के आधार पर एक्शन लेना। डेटा ड्रिवन एक्शन। डेटा ड्रिवन एक्शन। आजकल ग्रीन बिल्डिंग्स की बहुत चर्चा होती है। क्या इमारतें बनाने के तरीके में भी तकनीक मदद कर सकती है ताकि कम ऊर्जा और संसाधन लगे? बिल्कुल। यहाँ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यानी BIM नाम की तकनीक का जिक्र हुआ। BIM, ये क्या है? इसे ऐसे समझें कि जैसे किसी इमारत का डिजिटल 3D नक्शा या मॉडल कंप्यूटर पर पहले ही बना लिया जाता है। ओके। जिसमें बिजली, पानी, AC वगैरह सब कुछ शामिल होता है। इसका फायदा यह है कि डिजाइन में कोई गड़बड़ हो तो वो बनाने से पहले ही पकड़ में आ जाती है। अच्छा, तो गलतियां कम होती हैं? हाँ, और इससे बनने के दौरान तोड़-फोड़ कम होती है, सामान बर्बाद नहीं होता और ऊर्जा भी बचती है। ये तकनीक कम कार्बन वाले डिजाइन और सामान का सही इस्तेमाल पक्का करती है। लेकिन क्या ये आम है? अब ये बड़े प्रोजेक्ट्स में ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, ये सच है। लेकिन L&T जैसी कंपनियां नेट जीरो यानी लगभग शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली बिल्डिंग बना रही हैं और पर्यावरण अनुकूल सामग्री इस्तेमाल कर रही हैं। तो ट्रेंड उस तरफ जा रहा है। इमारतें बनाने में संसाधनों की बचत की बात हुई तो पानी जैसे जरूरी संसाधन के प्रबंधन पर भी बात हुई होगी, खासकर चेन्नई जैसे शहर के लिए जो अक्सर पानी की कमी से जूझता है। हाँ, चेन्नई का उदाहरण लेकर पानी बचाने पर काफी जोर दिया गया। विशेषज्ञों का कहना था कि भाई बढ़ती मांग और घटते स्थानीय स्रोतों को देखते हुए अब पानी की हर बूंद को रिसाइकल और रीयूज करना, मतलब बार बार इस्तेमाल करना जरूरी है। मतलब सिर्फ नए स्रोत ढूंढना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमें मौजूदा पानी को ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए पानी साफ करने की आधुनिक तकनीकों की जरूरत है और साथ ही सरकार, उद्योग और रिसर्च संस्थानों को मिलकर काम करना होगा ताकि ये तकनीकें लैब से निकलकर जमीन पर आ सकें।
लेकिन क्या इन तकनीकों को संभालने और चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त विशेषज्ञता है, मतलब स्किल्ड लोग हैं? ये एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाया गया। अन्ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी रवि कुमार ने कहा कि हमें जल संसाधन इंजीनियरिंग में एक अलग से ग्रेजुएशन कोर्स शुरू करने पे विचार करना चाहिए। अच्छा, क्यों? ओना मन बता कि अभी जो सिविल इंजीनियर पढ़ते हैं उन्हें पानी के सिस्टम, नदियां, भूजल वगैरह की बहुत गहरी समझ शायद नहीं मिल पाती, क्योंकि ये उनके कोर्स का एक छोटा हिस्सा होता है। और बिना विशेष ज्ञान के पानी का प्रभावी प्रबंधन करना मुश्किल है। सही बात है। उद्योग इस बारे में क्या कर रहे हैं? क्या बड़ी फैक्ट्रियां या कंपनियां पानी बचाने और रिसाइकिल करने के लिए कुछ कर रही हैं? हाँ, उद्योग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL के निदेशक ने बताया कि इंडस्ट्री अब ताजे पानी का इस्तेमाल कम करने और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, मतलब फैक्ट्री से कोई गंदा पानी बाहर न निकले। हाँ बिल्कुल, इस लक्ष्य को पाने के लिए तेजी से तकनीक अपना रही है। उन्होंने उदाहरण दिया कि रिफाइनरी में इस्तेमाल होने वाले पानी का बड़ा हिस्सा कूलिंग और प्रोडक्शन में लगता है, हाँ, जिसे अब प्लांट के अंदर ही ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छा है। इसी तरह चेन्नई की जल सप्लाई संस्था CMWSB भी अपने खास ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को बहुत ऊंचे स्तर तक साफ करके उद्योगों को बेच रही है या झीलों में छोड़ रही है। तो पानी का चक्र पूरा हो रहा है। और जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर, क्या वो भी पानी बचाने में कोई भूमिका निभा रहा है? हाँ, नविन्स नाम की कंपनी के MD नवीन कुमार ने बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर भी पीछे नहीं है। नई बिल्डिंग्स में अब ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, जैसे नहाने धोने का पानी, हाँ, उसको साफ करके टॉयलेट या बगीचे में इस्तेमाल करना, फिर बारिश का पानी जमा करना यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ ये तो सुना है, और कम पानी इस्तेमाल करने वाले नल और शावर लगाना, ये सब हो रहा है। उनका दावा था कि व्यावसायिक इमारतों में रिसाइकिल किए गए पानी से 60 से 70% तक जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। 60 से 70%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, यह आंकड़ा दिखाता है कि तकनीक अगर सही से लागू हो तो कितना फर्क पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से यह भी आग्रह किया कि जो डेवलपर सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं उन्हें टैक्स में छूट मिलनी चाहिए ताकि और लोग प्रेरित हों। ये अच्छा सुझाव है। पानी और तकनीक से आगे बढ़कर समिट में नीति, शासन और जलवायु कार्यवाही पर भी बात हुई। इसमें मिट्टी के स्वास्थ्य का मुद्दा भी उठा, जो अक्सर चर्चा से बाहर रह जाता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी मुद्दा है। राज्य योजना आयोग के सदस्य सुल्तान अहमद इस्माइल ने मिट्टी की कार्बन सोखने की क्षमता, जिसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, उसे बढ़ाने पर जोर दिया। अच्छा, उन्होंने आंकड़ों से बताया कि अभी भारतीय मिट्टी में कार्बन का स्तर औसतन सिर्फ 0.15% है। सिर्फ 0.15%? ये तो बहुत कम लगता है। बहुत कम, जबकि ये 2% से 5% होना चाहिए। ये बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने सलाह दी कि हमें अपने इलाके के मूल पेड़, मतलब एंडेमिक ट्रीज लगाने चाहिए, ना कि वो जल्दी बढ़ने वाली विदेशी किस्में। क्यों? क्योंकि स्थानीय पेड़ केंचुओं और मिट्टी के फायदेमंद कीटाणुओं को बढ़ाते हैं। इससे मिट्टी सेहतमंद बनती है और ज्यादा कार्बन सोख पाती है। ये तो दिलचस्प बात है। उद्योगों की भूमिका पर फिर से लौटते हैं। CPCL जैसी बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी सिर्फ मुनाफा कमाना है या पर्यावरण और समाज के प्रति भी? CPCL के प्रतिनिधि रोहित अग्रवाल ने कहा कि उनकी कंपनी मानती है कि ग्रह, लोग और लाभ, प्लैनेट, पीपल, प्रॉफिट, ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि कैसे उनकी कंपनी शून्य ताजे पानी का इस्तेमाल कर रही है, एशिया का पहला सीवेज रिक्लेमेशन प्लांट चला रही है, समुद्री पानी को साफ करने की यूनिट लगाई है। अच्छा, कई जगहों पर बारिश का पानी जमा कर रही है और बड़े पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा अपना रही है, और भविष्य में और ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने की योजना है। ये सब करना तो ठीक है, पर क्या कंपनियां ये बातें खुलकर बताती हैं? मतलब पारदर्शिता कितनी है? क्या वे अपनी सालाना रिपोर्ट में इन चीजों का जिक्र करती हैं? ये भी एक अहम पहलू है। CPCL उन गिनी चुनी तेल कंपनियों में से है जिसने खुद से इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्टिंग और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग BSR को अपनाया है। ये क्या होता है आसान भाषा में? आसान भाषा में कहें तो ये कंपनियां अब सिर्फ अपने मुनाफे का हिसाब नहीं दे रही, बल्कि ये भी बता रही हैं कि उनके काम का पर्यावरण और समाज पर क्या असर पड़ रहा है। मतलब ESG, इन्वायरमेंट, सोशल गवर्नेंस। अच्छा, तो पूरी तस्वीर दे रही हैं। हाँ, समिट में इस बात पर जोर दिया गया कि ये रिपोर्टिंग सिर्फ खाना पूरी नहीं होनी चाहिए। इससे निवेशकों और आम लोगों को सही जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वे समझ सकें कि कौन सी कंपनी वाकई जिम्मेदार है।
और ऐसी पारदर्शिता से कंपनियों को ग्रीन फाइनेंस यानी पर्यावरण हितैषी कामों के लिए पैसा जुटाने में भी मदद मिलती है। डेटा यहाँ भी कुंजी है। क्या राज्य सरकारें भी इस दिशा में कुछ कर रही हैं, जैसे तमिलनाडु सरकार की कोई खास पहल? हाँ, तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन के गिरीश पालवे ने मुख्यमंत्री ग्रीन फेलोशिप प्रोग्राम का जिक्र किया। ग्रीन फेलोशिप, ये क्या है? ये एक अनोखी पहल है जिसमें युवा प्रोफेशनल्स को राज्य के सभी जिलों में जमीनी स्तर पर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी परियोजनाओं पर काम करने का मौका मिलता है। पहला चरण पूरा भी हो चुका है। अच्छा। उन्होंने ये भी कहा कि नीतियां तभी कामयाब होंगी जब उन्हें नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाए, मतलब बॉटम फर्स्ट अप्रोच। स्थानीय लोगों की जरूरतों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। हाँ, ये जरूरी है। हर जगह एक ही समाधान काम नहीं करता। बिल्कुल। ये सब बदलाव लाने के लिए, स्थिरता की ओर बढ़ने के लिए जाहिर है बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ग्रीन ट्रांजिशन फाइनेंसिंग, मतलब इस हरित बदलाव के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इस पर भी समिट में बात हुई होगी। हाँ बिल्कुल, ये शायद सबसे बड़ा सवाल है। क्या मुख्य चुनौतियां और समाधान सामने आए? विशेषज्ञों ने कहा कि भारत के हरित बदलाव को रफ्तार देने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, पैसा जुटाने के नए और अनोखे तरीके, इनोवेटिव कैपिटल मॉडल्स। दूसरा, भरोसेमंद आंकड़े, रिलायबल डेटा, या फिर आंकड़ों की बात आ गई। हाँ, बार बार आ रही है। और तीसरा, निजी क्षेत्र की मजबूत भागीदारी। निवेशकों को भरोसेमंद डेटा चाहिए ताकि वे जान सके कि उनका पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं और उसका क्या नतीजा निकल रहा है। क्या किसी खास सेक्टर जैसे कृषि के लिए भी फाइनेंसिंग की बात हुई? भारत में कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये एक अहम मुद्दा उठा। समुन्नति फाइनेंस के टी विवेकानंद ने कहा कि कृषि, जो अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा हिस्सा है, वो अक्सर ग्रीन फाइनेंस की मुख्य धारा से बाहर रह जाती है। अच्छा। उनकी कंपनी छोटे किसानों, कृषि से जुड़े छोटे व्यवसायों, MSMEs और किसान उत्पादक संगठनों, FPOs पर ध्यान देती है ताकि उन्हें भी ग्रीन फाइनेंस का लाभ मिल सके। तो कृषि के लिए भी समाधान ढूंढने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने लायक बनाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए खास निवेश की जरूरत है। दुनिया भर में क्या रुझान है? क्या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक अब पर्यावरण का ध्यान रखने वाली कंपनियों में पैसा लगाने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं? हाँ, वैश्विक स्तर पर ये रुझान तेजी से बढ़ रहा है। बड़े बड़े निवेशक और फंड्स अब संयुक्त राष्ट्र के जिम्मेदार निवेश सिद्धांतों UNPI से जुड़ रहे हैं। अच्छा। वे उन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जो ये साबित कर सकें कि वे पर्यावरण और समाज पर सकारात्मक असर डाल रही हैं और इसे आंकड़ों में दिखा सकें। फिर वही बात, आंकड़े। हाँ, यूरोपियन यूनियन के सस्टेनेबल फाइनेंस डिस्क्लोजर रेगुलेशन SFDR जैसे नियम भी बन रहे हैं जो तय कर रहे हैं कि किस निवेश को ग्रीन कहा जा सकता है। इससे पारदर्शिता बढ़ रही है और ग्रीन वॉशिंग, मतलब सिर्फ नाम के लिए खुद को ग्रीन दिखाना, हाँ, उसे रोकने में मदद मिल रही है। यहाँ भी आंकड़े और स्पष्ट परिभाषाएं जवाबदेही तय कर रही हैं। तो क्या ये सारा पैसा सरकार लगाएगी या प्राइवेट कंपनियां, या दोनों को मिलकर काम करना होगा? अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। क्लाइमेक के सह संस्थापक श्रवण शंकर ने ब्लेंडेड फाइनेंस और कैटालिटिक कैपिटल की जरूरत पर जोर दिया। ये क्या है ब्लेंडेड फाइनेंस? इसका आसान मतलब ये है कि सरकारी पैसा या गारंटी एक तरह की सुरक्षा दे सकती है। अच्छा। जिससे प्राइवेट निवेशक बड़े और थोड़े जोखिम भरे ग्रीन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से हिचकिचाए नहीं। सरकारी पैसा एक शुरुआत कर सकता है, लेकिन अरबों डॉलर के निवेश को खरबों तक ले जाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे आना ही होगा। एक चिंता ये भी सामने आई कि अभी ज्यादातर क्लाइमेट फाइनेंस उत्सर्जन कम करने, मतलब मिटिगेशन वाले प्रोजेक्ट्स में जा रहा है। हाँ। लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की तैयारी करने, यानी एडेप्टेशन, और उन प्रभावों को झेलने की क्षमता बनाने, रेजिलियंस, उनमें पैसा कम जा रहा है। हाँ, उनमें उतना पैसा नहीं जा रहा है। इन क्षेत्रों में अक्सर सीधा मुनाफा नहीं दिखता, इसलिए यहाँ सरकारी निवेश ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनका सामाजिक फायदा बहुत ज्यादा होता है। सही बात है। और जो बिल्कुल नए आइडियाज हैं, जो अभी शुरुआती दौर में हैं, उन्हें कैसे मदद मिलती है प्रोटोटाइप स्टेज पर? हाँ, TRSTP की महाप्रबंधक गीता चेंगप्पा ने बताया कि जब कोई क्लाइमेट इनोवेशन बिल्कुल नया होता है, मान लीजिए सिर्फ एक प्रोटोटाइप बना है, तो वो आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा नाजुक होता है। हाँ, कोई पैसा नहीं लगाना चाहेगा। बिल्कुल, यहीं पर इंक्यूबेटर काम आते हैं। वे ऐसे आइडियाज को शुरुआती मदद, सलाह और थोड़ी फंडिंग देकर उनका जोखिम कम करते हैं। अच्छा। उनकी टीम एक खास क्लाइमेट टेक फाइनेंस इंक्यूबेटर बना रही है जिसमें महिलाओं द्वारा शुरू किए गए उद्यमों को मदद देने पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि अक्सर उन्हें फंड जुटाने में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज हमने आवारा जानवरों के प्रबंधन
और चुनावी भागीदारी जैसे नागरिक मुद्दों से लेकर क्लीन टेक, जल संरक्षण, जलवायु नीति और ग्रीन फाइनेंस जैसे स्थिरता से जुड़े बड़े सवालों तक कई पहलुओं पर नजर डाली। और इन सब में एक धागा लगातार जुड़ा रहा। हाँ, वो धागा है तथ्यों, आंकड़ों और पारदर्शी जानकारी का महत्व। बिल्कुल, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन की रिपोर्ट हो, वोटर टर्नआउट का प्रतिशत हो और उसमें छिपी कहानी हो, हवा की गुणवत्ता के रियल टाइम आंकड़े हों, वो 60-70% रिसाइकल पानी वाला आंकड़ा, हाँ, या मिट्टी में कार्बन का वो चिंताजनक स्तर 0.15% हो, या फिर कंपनियों की ESG रिपोर्ट और ग्रीन फाइनेंस के लिए जरूरी भरोसेमंद डेटा हो, ये सब हमें दिखाते हैं कि आंकड़े चुनौतियों को समझने, कदम उठाने और नतीजों को मापने के लिए कितने अहम हैं। और ये आंकड़े सिर्फ बड़े अधिकारियों या विशेषज्ञों के लिए नहीं है। ओ बिल्कुल नहीं। ये हम सबको एक जागरूक नागरिक बनने में मदद करते हैं, ताकि हम सही सवाल पूछ सकें और बेहतर नीतियों और कामों की मांग कर सकें। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे ले जाते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ। जरा सोचिए, अगर हमें पर्यावरण या नागरिक सुविधाओं से जुड़े और भी बारीक, मतलब ग्रैन्युलर और रियल टाइम आंकड़े आसानी से मिलने लगें, तो क्या इससे आम लोगों की भागीदारी और सरकारी नीतियों के असर में कोई बदलाव आ सकता है? मिसाल के तौर पर, क्या हो अगर अपना व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट जानना उतना ही आसान हो जाए जितना ये जानना कि आज हम कितने कदम चले। हाँ, या अगर हमारे आस पड़ोस में हवा या पानी के प्रदूषण के आंकड़े सीधे हमारे फोन पे अलर्ट बनकर आएं और हम तुरंत मिलकर कुछ करने के लिए प्रेरित हों। हाँ, सोचिएगा जरूर कि कैसे बेहतर और ज्यादा सुलभ आंकड़े हमारे समाज को और बेहतर बना सकते हैं।